आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हाई स्कूल की बुक है कक्षा 10 की। इसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम यहीं से शुरुआत करेंगे जो है, और चारों सब्जेक्ट को हम एक एक करके पूरा देखेंगे। इसमें जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो टीजीटी की एग्ज़ाम देने वाले हैं उत्तर प्रदेश में उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और हाई स्कूल वालों का बोर्ड का पेपर है, तो ये दोनों लोगों के लिए काम देगा और इसे आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैनल पर जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी चैनल पर आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद ये है उसका फिगर जो है पूरा दिया हुआ है। इसी फिगर के माध्यम से हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं, जिसमें नीचे दिया हुआ है कि फ्रेडरिक सारियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों की बीच संधि 1948 की ये कहानी है। ठीक, कब की कहानी है? 1948 का। जो ये फिगर लिया है उनका नाम था फ्रेडरिक सारियू। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें नए शब्द क्या हैं सबसे पहले वो देख लीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले एक शब्द दिया है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद का मतलब क्या है? एब्सोल्यूटिज्म। ठीक, इंग्लिश में है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। निरंकुश का मतलब होता है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार की कोई निरंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ठीक, जिसका सरकार और शासन पर कोई अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुश सरकार कहते हैं। जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। ठीक, ये सरकारें कैसी होती थी? तो ये अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। ठीक, ये है निरंकुश का मतलब। कोई भी सरकार जिस पे अंकुश नहीं होता है उसे निरंकुश कहा जाता है। ठीक, दूसरा शब्द दिया है कल्पनादर्श या यूटोपिया। ठीक, कल्पनादर्श या यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव। एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, वो कल्पना दर्श होता है। ठीक, आइए अब स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी क्या है। ठीक, कहानी कहाँ से है सबसे पहले ये देख लीजिए। ये 1848 की कहानी है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें से उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। किससे बना था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। ठीक, इस श्रृंखला के पहले चित्र में देखें तो इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। जो अभी मैं फिगर दिखाया गया था उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। किसकी वंदना करते जा रहे हैं? स्वतंत्रता की प्रतिमा। अब स्वतंत्रता की प्रतिमा कौन है उसके आगे में अभी बताते हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। क्या करते थे? जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार थे वो स्वतंत्रता को
महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। क्या है? ज्ञानोदय का मशाल एक हाथ में है जो उसके हाथ में, और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक, अभी उनके दोनों हाथ में देखेंगे तो दोनों हाथ में, एक में मशाल है जो है और दूसरे में क्या है? घोषणा पत्र है। जो लटका हुआ हाथ है उसमें घोषणा पत्र है। ठीक, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सौरयू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। किसमें बटे हुए हैं? दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। किससे होती है? उनकी पहचान, जो दुनिया में अलग राष्ट्रों से समूहों में बटे हैं, उनकी पहचान किससे होती है? तो कपड़ा से और राष्ट्रीय जो उन लोगों का पोशाक है उससे होता है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। जब ये लोग जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ठीक, राज्य का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। ये सब चीज़ें सब लोग आपको नहीं बताएंगे, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में वो भी नहीं। राज्य का मतलब होता है जिसके पास खुद की जमीन होती है, जमीन यानी भूभाग। ठीक, क्या? भूभाग। ठीक, उसके बाद इनका अपना खुद का भूभाग होना चाहिए, प्रभु सत्ता होनी चाहिए। ठीक, इनकी प्रभु सत्ता होनी चाहिए। ये सब जब क्वालिटी इसमें होती है तब जाके राज्य बनता है। ठीक, इनकी खुद की जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक, भूभाग, प्रभुसत्ता, जनसंख्या, तब वो राज्य बनता है। ठीक, उसके आगे प्रतिमा के पास, प्रतिमा मतलब मूर्ति, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। आप फिगर में देखिए, उसमें दिखाया गया है जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरे झंडा लेके पकड़े हुए हैं हाथ में। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक राष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं बने थे। तब तक ये जर्मनी के लोग एक राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। राष्ट्र राज्य उस समय कौन कौन बने थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कौन बना था? एक और था स्विट्जरलैंड। ये दो बने थे। ठीक, उसके बाद जो झंडा वे थामे हुए हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। कौन कौन है? जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ठीक, उसके बाद ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है।
किस रूप में किया है? तो दुनिया में उनका जो प्रतीक है उसका राष्ट्र के भाईचारे के रूप में जो है प्रयोग किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक और अभिव्यक्ति सारियो ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी, ये कब की कहानी है? 19वीं सदी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। किसमें? यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्वतंत्र रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। क्या थी वो एक केंद्रीय शक्ति थी। ठीक, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सहगर्मियों से निर्मित हुई थी। किससे? यह संघर्ष नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। ठीक, ये जो है उन सभी लोगों के बारे में चर्चा करेगा। ठीक, उसके बाद है अर्नस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? अब इसके बारे में देख लीजिए। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन 1823 से 92 तक ये थे। इन्होंने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। किसको? राष्ट्र के बारे में ये अपना समझ प्रस्तुत किए थे। बाद में यह व्याख्यान एक प्रतिनिबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था जो है गेस्ट सिक्यू अनि नेशन, राष्ट्र क्या है, जो ये वो अपने भाषा में इसको छपवाए थे। ठीक, सोबोन विश्वविद्यालय से। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। किससे बनता है? राष्ट्र जो है वो समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। उसके कहने का मतलब है कि भाषा समान होनी चाहिए, भाषा अलग नहीं होनी चाहिए, नस्ल जो है समान होनी चाहिए, धर्म को मानने वाले होने चाहिए या उनका जो है एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए। ठीक, वो उसे राष्ट्र बोला था। कौन? रेनन। आगे, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें थे। ये सब जो है एक जरूरी शर्तें थी। क्या क्या? समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद
अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडरिटी है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। उसका जो अस्तित्व है वो रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। ठीक, किसी भी राज्य पर जो है उसके विरुद्ध कब्जा करना ये वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। ठीक, उसके कहने का मतलब है कि एक राष्ट्र का होना अस्तित्व में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक राष्ट्र होना चाहिए, उसमें उसका खुद का जो है शासन होना चाहिए। ठीक, वो किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। ये सब एक राष्ट्र में क्वालिटी होना चाहिए। अगर पूरा देश सिर्फ एक ही जो है कि देश अगर होगा तो उसकी स्वतंत्रता का लोप होगा। ये कौन बोला है? ये बोला है रेनन, जो राष्ट्र की परिभाषा दिया है। ठीक, अब इसमें एक नया और शब्द है, कौन सा? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जिससे हमारे हैदराबाद में जो है जनमत संग्रह हुआ था। ठीक, जनमत संग्रह करा के जो है उसे भारत में मिलाया गया था। ठीक, उसी तरह से उस राज्य में जब मतदान होता है तो उसके जरिए सभी लोगों का जो है प्रस्ताव लिया जाता है, जो है उनसे स्वीकार अस्वीकार के बारे में पूछा जाता है कि उनको स्वीकार है कि नहीं। ठीक, तब जाकर वो जनमत संग्रह होता है, सभी लोगों का मत लिया जाता है। मतलब जनमत मतलब जनता का मत, जनमत मतलब जनता का मत। जहाँ जनता की मत होती है वहीं जनमत होता है। ये रहा इसकी पूरा भूमिका। जो यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में अब इसके आगे चैप्टर हम चालू करेंगे। अभी तक कैसे है, क्या है राष्ट्र, इस सब के बारे में हम जानकारी ले लिए हैं। ठीक, ऐसी क्लास अगर देखना है तो आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।